नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्लीट 1 ईयर इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स। ये सेट 6 है। अभी तक हम 5 सेट कर चुके हैं। जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ है, मई 2020 से अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इससे पहले हम 5 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके पीडीएफ्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा प्रॉमिस्ड है, स्टैटिक, डायनेमिक और मैप प्रैक्टिस तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू गिलगिट बल्तिस्तान। गिलगिट बल्तिस्तान के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स कंसिडर करने हैं। ये है चंक ऑफ हाई एल्टीट्यूड टेरिटरी लोकेटेड ऑन नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट रिवर्स इसमें से जो आती हैं वो है इंदस, श्योक, इसमें से पास होती हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो गिलगिट बल्तिस्तान से निकलता है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो, जब तक बाइफर्केशन नहीं हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तब तक ये जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था, मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट में आता था। अभी ये आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। तो इसलिए जो पॉइंट 1 है ये गलत है। तो इससे आप देख सकते हैं कि 1 अगर गलत हो जाता है तो एलिमिनेशन टेक्निक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैं हमेशा बताता आया हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसे ही हमने ये भी सॉल्व किया। अब इसमें आगे देखते हैं कौन कौन से करेक्ट हैं। सेकेंड और थर्ड दोनों करेक्ट हैं। अब देखो, इंडिया ने एक पाकिस्तान की मूव को रिजेक्ट किया। पाकिस्तान प्रोविंशियल स्टेटस देना चाह रहा है गिलगिट बल्तिस्तान को, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का और ज़्यादा कंट्रोल इस टेरिटरी पे बढ़ाता है। इंडिया हमेशा से कहता आया है ये पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने भारत से छीन लिया था। ये बात है 4 नवंबर 1947 की, जब एक इन्वेजन हुआ ट्राइबल और पाकिस्तानी आर्मी का, जिसके चलते ये एरिया पाकिस्तान के पास चला गया। तब से ये एक डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। ये अब यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट हम मानते हैं क्योंकि उसी का ये रीजन है। अब चाइना इस पे सीपीसी बना रहा है। चाइना के लिए एक पीस ऑफ लैंड है, चाइना के लिए एक एक्सेसिबिलिटी फैक्टर है। इसके थ्रू चाइना अरेबियन सी तक आराम से पहुंच पाया है। इससे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स निकल रही हैं वो है इंदस, झेलम, श्योक, गिलगित, किशनगंगा। ये सारी जो रिवर्स हैं आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो ये इसका पार्ट है। इसके अलावा रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने भी एक क्राइसिस इसके चलते झेली थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सऊदिया के नोट पे, बैंक नोट पे, करेंसी पे एक मैप आया था जिसमें गिलगिट बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया गया था। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्वेश्चन भी किया था और इस मूव को क्रिटिसाइज भी किया था। उसके बाद इसको रेक्टिफाई किया गया। दूसरी चीज़ हम एक बार देख लेते हैं कि ये गिलगिट एजेंसी है, ये बल्तिस्तान है, ये सब अखंड भारत का ही हिस्सा है। ये सारी रिवर्स आप देख रहे हैं जो यहाँ से निकलती हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो आपको दिखेंगे। श्योक, इंदस, गिलगिट, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से निकलती हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ देखें तो ये एरिया आपका गिलगिट बल्तिस्तान का पार्ट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। इस तरह से आपको मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे गिलगिट बल्तिस्तान है और आप देखेंगे कारगिल से जो एरिया है वहाँ तक इंडिया, और उसके बाद पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहीं पे आपको एलएसी भी मिलेगी। तो आप थोड़ा सा अगर नीचे यहाँ से आएंगे तो आप यहाँ से एलएसी को भी देख पाएंगे और कारगिल वाला एरिया भी देख पाएंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नंगा पर्वत जैसी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं वो भी आपको यहीं पे मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये इंडिया का एक अखंड पार्ट है और रहेगा। इसके अलावा अगर आप गिलगिट बल्तिस्तान के बॉर्डर को देखेंगे, ठीक है, अगर इंडिया का पार्ट ये रहता, आज इंडिया के अंदर ही होता, तो हमारी अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता और यहाँ से हम चाइना के बॉर्डर को भी देख पाते, मतलब चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर हो पाता। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट और हो जाता है यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस मैप की। तो ये वखान कॉरिडोर नेचुरल रेंज देख लेते हैं। ये बेसिकली जो एक कॉरिडोर है ये अफगानिस्तान को चाइना से जोड़ता है, ठीक है। तो ये कॉरिडोर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कई बार न्यूज़ में भी रहा है पिछले साल। तो याद रखिएगा वखान कॉरिडोर ये कैसे एक अफगानिस्तान का पार्ट है और अफगानिस्तान और चाइना के बीच की एक एरिया है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं 652 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जीसीसी के बारे में बताना है। ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू इट्स चार्टर। इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है।
सारे मेंबर्स जो हैं जीसीसी मेंबर्स जो हैं उनके बॉर्डर लगते हैं पर्शियन गल्फ से। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। जल्दी से मिडिल ईस्ट का मैप याद करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल है, सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। समझ लेते हैं जीसीसी के बारे में, बहुत न्यूज़ में रहती है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है अरब कंट्रीज़ की। ये एक अग्रीमेंट के थ्रू स्टैब्लिश की गई थी 1981 में। बहरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी और यूएई इसके स्पेशल इनके थ्रू हुआ था, जिससे कि इस एरिया में एक स्पेशल रिलेशन बन पाए, जियोपॉलिटिक्स जो है इस एरिया की सेटल हो पाए, और पॉलिटिकल सिस्टम क्योंकि सारी कंट्रीज़ के एक जैसे हैं, इस्लामिक सिस्टम है, शरिया से ड्राइव होते हैं, तो इसके लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव था पीस इन मिडिल ईस्ट और डेवलपमेंट ऑफ मिडिल ईस्ट। इसके अलावा आप देखेंगे जीसीसी एक सुप्रीम काउंसिल के थ्रू बनाई जाती है, इसका एक पार्ट होता है, हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल होती है और एक सेक्रेटेरिएट जनरल होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटेरिएट इसका रियाद सऊदी अरेबिया में है और ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप देख रहे हैं कुवैत का भी बॉर्डर, बहरान का बॉर्डर आपको में दिखेगा, सऊदिया का बॉर्डर, ठीक है, बहरान का बॉर्डर, सऊदिया का बॉर्डर, कतर का बॉर्डर, यूएई और ओमान, ये सारे बॉर्डर आपको ऑन वन साइड मिलेंगे इस पर्शियन गल्फ से। ठीक है, जो नहीं रहता है वो है यमन है, और यमन में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यमन में जो सिविल वॉर चल रही है, उसके चलते यमन इस पूरे के पूरे रीजन में एक आइसोलेटेड स्पेस बन चुका है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 53, एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 2 इंडियन नेवल शिप आर्यवत विल डिलीवर फूड एड टू सूडान, ठीक है, साउथ सूडान एंड जिबौटी और एरिट्रिया। आपको बताना है इसमें से कौन सी कंट्री। देखो एक स्टेटमेंट तो आपको मेरे क्वेश्चंस में मिल ही जाता है कि कुछ तरह से मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो मिशन सागर 2 ये आपको पता चला, कहाँ पे किसने किया, इंडियन नेवल शिप ने किया। कौन सा शिप था, आर्यवत था। क्या किया, फूड एड डिलीवर की, किसको, सूडान, साउथ सूडान, जिबौटी और एरिट्रिया, इन सब को ये सारे फैसिलिटीज़ डिलीवर की गई, फूड एड दिया गया। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो कंट्री है वो रेड सी से नहीं लगता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर रेड सी। ना जल्दी से रेड सी का मैप याद करो, अभी न्यूज़ में भी था रेड सी बहुत ज़्यादा। तो रेड सी के चलते आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री वहाँ पे बॉर्डरिंग नेशंस हैं। तो देखो इसका सही आंसर है साउथ सूडान। सूडान से अलग होने के बाद साउथ सूडान एक लैंडलॉक कंट्री बन गया। इसे हम मैप पे देखेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैप इसका, तो ये सूडान, ये भी रेड सी में आता है, एरिट्रिया भी रेड सी में आता है, जिबौटी भी आपको रेड सी में दिखेगा, सोमालिया भी रेड सी का पार्ट आपको दिखेगा। इथोपिया रेड सी से बॉर्डर नहीं लगता क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और साउथ सूडान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बार स्टेटमेंट्स देख लेते हैं कि मिशन सागर 2 था, क्या था, ये इंडियन नेवल शिप है। ये मिशन सागर 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक असिस्टेंस था, फूड असिस्टेंस फ्रेंडली नेशंस को, कहाँ पे, कोविड-19 पेंडेमिक से उभरने के लिए। इसमें मिशन सागर 2 में सूडान, साउथ सूडान, जिबौटी और एरिट्रिया जैसी कंट्रीज़ को फूड सप्लाई भेजी गई। इंडियन ओशन रीजन का ये एक असिस्टेंस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर आपको याद हो 2014-15 में एक सागर बोल के एक इनिशिएटिव लिया गया था, ये सागर का ही पार्ट है। तो सागर क्या था, सागर एक इस एरिया में, पूरे के पूरे इंडियन ओशन एरिया में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन प्रोग्राम है, जिसके थ्रू कंट्रीज़ इंडिया के साथ और इंडिया उन कंट्रीज़ के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाएगी। साउथ सूडान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये बातें अभी हमने देखी। चलते हैं क्वेश्चन 54 की तरफ। Recently, India's annual resolution on the issue of counter-terrorism was adopted by consensus in First Committee of United Nations General Assembly. आपको बताना है UN consider the following statement with regard to First Committee of UNGA. UNGA की फर्स्ट कमिटी न्यूज़ में थी। अब वहाँ पे इंडिया का एक एनुअल रेजोल्यूशन ऑन इशू ऑफ काउंटर टेररिज्म को अडॉप्ट किया गया। आपको बताना है कि ये फर्स्ट कमिटी ऑफ उनका क्या है। इट डील्स विद डिसआर्मामेंट, ग्लोबल चैलेंजेस and threat to peace that affect international community. It is the only main committee of General Assembly entitled to verbatim record coverage, है ना, entitled to verbatim records coverage, पूरा का पूरा कवरेज उसका करेगी। दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखें करेक्ट है। अब ये मेजर इंडिया का एक रेजोल्यूशन था, मेजर्स टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम एक्वायरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये एक मेजर था। अब इसको को स्पॉन्सर किया 75 कंट्रीज़ ने, और इसको कंसेंसस
के साथ अडॉप्ट कर लिया कि वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बेसिकली जो रेजोल्यूशन 1540 है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसी को प्रिडेट करता है। अब 1540 आया था 2004 में सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें डिसाइड किया गया था कि सारी स्टेट्स रिफ्रेन करेंगी कि वो किसी भी नॉन स्टेट एक्टर को कोई भी मैन मटेरियल सपोर्ट नहीं देंगी, किसी भी तरह का डिफेंस इक्विपमेंट एक्वायर नहीं करने देंगी, न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वेपन एक्वायर नहीं करने देंगी। अब ये फर्स्ट कमेटी है डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये क्या करती है यूएनजीए की? ये डील करती है डिसआर्मामेंट के साथ, ग्लोबल चैलेंजेस जितने भी पीस के हैं उन सबको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है और एक पीसफुल इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिजिम की बात करती है। ये जो कमेटी है ये यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन और जेनेवा बेस्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के साथ काम करती है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। और अकेली ऐसी कमेटी है ये जो एंटाइटल है टू वर्बैटिम रिकॉर्ड्स कवरेज, सारे रिकॉर्ड्स का कवरेज ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन 55 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कवरेज, RCEP के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ 10 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड बोथ इंडिया एंड USA आर नॉट पार्ट ऑफ RCEP। आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। देखो, हमें पता है कि इंडिया ने RCEP से पुल आउट कर लिया था, USA भी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकल चुकी थी, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट ही है। और आसियान के साथ मिलकर चाइना ने RCEP बनाया है, ये दोनों ही बातें ठीक हैं। अब आप देखेंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये एग्जिस्टेंस में आई अभी 37th आसियान समिट के साइडलाइंस पे। आइडिया देखो यहाँ पे यही है कि चाइना जो है वो USA को काउंटर करना चाहता है, ऐसा माना जाता है, या चाइना एक अपना WTO सेटअप बनाना चाहता है। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन के थ्रू चाइना जो है इन छोटी छोटी कंट्रीज़ की मार्केट को एक्सेस करना चाहता है, ईस्ट एशियन रीजन की, और चाइना फिर से एक डोमिनेंस बनाना चाहता है, क्योंकि चाइना को पता है WTO में USA का डोमिनेंस है, यहाँ पे मेरा डोमिनेंस हो जाएगा। USA इस ट्रीटी से बाहर रहा, इस सेटअप से, और बाद में लास्ट मोमेंट पे इंडिया ने भी अपने आप को RCEP से पुल आउट कर लिया। इसके मेंबर्स 10 के 10 आसियान नेशन, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। USA TPP से पहले बाहर आ चुका था और इंडिया ने RCEP से लास्ट मोमेंट पे लोअर टैरिफ को लेके एक विवाद चल रहा था लोअर टैरिफ्स का, जिसमें इंडिया चाहता था कि चाइना जो है वो अपने हिसाब से टैरिफ सेट ना करे। चाइना ये चाहता है कि हम लोअर टैरिफ रखें, मतलब इंपोर्टिंग कंट्रीज जो हैं वो लोअर टैरिफ्स रखें प्रोडक्ट्स पे। देखो, प्रॉब्लम क्या है कि इस पूरे RCEP में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री चाइना है। अगर अब चाइना औरों पे इम्पोज कर देता है कि आप अपने इम्पोर्ट टैरिफ्स को कम करो, तो चाइनीज़ गुड्स बल्क में उन मार्केट्स में चले जाएंगे और उन मार्केट्स में ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा जब बात आएगी डोमेस्टिक गुड्स की। तो यही रीज़न था कि इंडिया इससे बाहर रहना चाहता था। चलते हैं क्वेश्चन 56 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? सिंपल है, CSTO। कौन कौन इसमें मेंबर है CSTO का? तो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और आंसर देने की कोशिश करो। आपको याद होगा अभी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कन्फ्लिक्ट पे थी, वो इसकी मेंबर हैं। तो अज़रबैजान, जॉर्जिया, इसकी मेंबर्स में रशिया, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और अज़रबैजान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। तो देखो, रिसेंटली क्या हुआ, रशिया ने एक पीस डील करी किसके साथ? अर्मीनिया के साथ, अज़रबैजान के साथ। क्राइसिस हमें पता है, एक मिलिट्री क्राइसिस चलती आ रही थी, पुरानी क्राइसिस है, दोबारा से उठ गई थी साउथ कॉकस रीजन में। ये थी नगोर्नो कराबाख की वॉर, उस एरिया को लेके वॉर। रशिया हमेशा से एक बैलेंस्ड एज अ बैलेंस प्लेयर रखना चाहता है इन कंट्रीज़ के बीच में। रशिया का मिलिट्री बेस है अर्मीनिया में, और ये दोनों ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं। अब रशिया की ट्रीटी ये कहती है कि अगर अर्मीनिया पे अटैक हुआ तो रशिया को मिलिट्री सपोर्ट देना पड़ेगा। इसके लिए रशिया को एक सपोर्ट या फिर एक बैलेंस्ड न्यूट्रल न्यूट्रल आना या न्यूट्रल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना नेसेसरी था। अब CSTO एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया में, ये पोस्ट सोवियत स्टेट्स ने मिलकर बनाया था। 1992 के बाद 6 पोस्ट सोवियत स्टेट्स जो कॉमनवेल्थ का पार्ट थी, रशिया, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इन सब ने मिलकर एक ताशकेंट ट्रीटी साइन किया था जिसका नाम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी भी था। बाद में 3 और स्टेट्स
अज़रबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया भी 1994 में इससे जुड़ी। अब क्या है, 6 ऑफ द 9 यानी अज़रबैजान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब ने रिन्यू कर लिया और ये अब सिर्फ ऑब्जर्वर मेंबर्स बन के रह गई हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारी जो एरिया है CSTO का 1992 में बना और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है। ये न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, देखो USSR चाहता था कि जितनी भी ब्रेक अवे रिपब्लिक्स हैं वो मेरे से जुड़ के रहें, क्योंकि USSR को डर था कि ब्रेक अवे के बाद ये सारी जो स्टेट्स हैं, जो नई कंट्रीज़ हैं, ये USA के साथ चली जाएंगी। इसलिए उसने ये CSTO के मैकेनिज्म को रखा और रीजन में हेजेमनी बना के रखी। तो कह सकते हैं कि CSTO को लीड भी रशिया ही करता है, हेजेमनी उसी की है, और छोटे छोटे डिस्प्यूट्स को टाइम टू टाइम रिजॉल्व करता रहता है। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो रशिया को ये फियर रहता है कि USA उस एरिया का बेनिफिट ले जाएगा और वहाँ पे अपना बेस स्टैब्लिश कर लेगा। और कहीं भी अगर वो पूरे एरिया में बेस स्टैब्लिश करता है तो वो एकदम रशिया के बॉर्डर्स पे ही आएगा। इसलिए रशिया रेफरेन करता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी उस एरिया में जो उसकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए थ्रेटनिंग हो। चलते हैं क्वेश्चन 57 की तरफ। तिग्रे रीजन न्यूज़ में था, आपको बताना है कौन सी कंट्री का पार्ट है। ठीक है, तो एक क्राइसिस चल रही है, इंटरनल क्राइसिस चल रही है एक रीजन में, उसका नाम है तिग्रे। अफ्रीकन ही ईस्ट अफ्रीका ये कंट्री का पार्ट है। अब आपको बताना है कौन सी कंट्री तिग्रे का पार्ट है। बहुत सिंपल है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इथोपिया इज राइट आंसर। क्या हुआ, देखो इथोपिया में एक रीजन आता है तिग्रे। तिग्रे लिबरेशन मांग रहा है इथोपिया से, तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। इसी के चलते इथोपियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई भी इस तरह का मूवमेंट उठता है तो यहाँ पे क्राइसिस जो है वो बढ़ जाएगी। अब इथोपियन प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में भी बोला कि आप इस मूवमेंट को ख़त्म करिए, क्योंकि इस मूवमेंट के चलते क्राइसिस जो है बढ़ती जा रही है। एरिट्रिया जो है वो भी सोन एनिमी है TPLF का, जो लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है तिग्रे के साथ। तिग्रे क्या है, ये TPLF क्या है, एक मिलिटिया टर्न पार्टी है जो कोलिशन का पार्ट थी और बाद में जब डिक्टेटरशिप एंड करनी थी तब ये पार्ट बनी थी। अब यहाँ पे क्या है कि सिविल कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इथोपियन प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू हम इसको ख़त्म करें। तो क्या किया, PM ऑफ इथोपिया ने वॉर डिक्लेयर कर दी ऑन कंट्रीज तिग्रे रीजन। ठीक है, तो देख लेते हैं तिग्रे कहाँ पे एग्जैक्टली रेस्ट करता है। तो ये एरिया आप देख रहे हैं इथोपिया का नॉर्दर्न एरिया में यहाँ तिग्रे मिलेगा। ठीक है, और एरिट्रिया जो है इन दोनों के बीच में भी क्राइसिस चलती रहती है। ठीक है, तो TPLF का यहाँ पे क्राइसिस है, तिग्रे का क्राइसिस है, और एरिट्रिया और इथोपिया दोनों ही कंट्री इसकी वजह से डिस्टर्ब रहती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे तिग्रे को एक पीसफुल रिजोल्यूशन के थ्रू सॉल्व करने की बात की गई है। चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अरिया फार्मूला, है ना। अरिया फार्मूला न्यूज़ में था, क्या है रीज़न, इट इज़ अ इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इट मस्ट बी कन्वीन्ड बाय अ मेंबर ऑफ UNSC इन ऑर्डर फॉर मीटिंग टू टेक प्लेस। ठीक है, तो अरिया फार्मूला क्या है और क्यों न्यूज़ में था, तो जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़िए और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं। देखो अभी क्या हुआ, अभी USA ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बात की अफगानिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ से फिर से न्यूज़ में आया। अब रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई अरिया फार्मूला के अंडर, इसलिए न्यूज़ में था। अब अरिया फार्मूला क्या है, एक तरह की इनफॉर्मल मीटिंग है UNSC की। वो कैसे की जा सकती है, वो UNSC के मेंबर द्वारा ही की जा सकती है। इंडिया कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर। ठीक है, तो इंडिया ने एक सीज फायर की बात की अफगानिस्तान में। इसके लिए अरिया फार्मूला के चलते एक इनफॉर्मल मीटिंग को सेटअप किया गया। तो इनफॉर्मल मीटिंग जब भी, देखो UNSC जब भी मिलता है एक फॉर्मल तरीके से मिलता है, लेकिन अगर उसका कोई मेंबर कहता है कि हमें इनफॉर्मली चर्चा करनी है बैठ के, तो कहा जाता है कि चलो अरिया फार्मूला लगाओ। अभी अरिया फार्मूला क्यों न्यूज़ में आया, इसकी एक हिस्ट्री है पुरानी। 1992 में जब बोस्निया हर्जेगोविना का जो क्राइसिस चल रहा था, यूगोस्लाविया का जो क्राइसिस चल रहा था, वहाँ पे उस समय एक प्रीस्ट थे। अब उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ क्लैरिटी, कुछ बातें बतानी थी कि कैसे बोस्निया हर्जेगोविना में क्राइसिस चल रहा है, मास मर्डर्स चल रहे हैं। अब लेकिन वो लोग मेंबर्स थे नहीं और UNSC में बैठ नहीं सकते थे, तो इसलिए क्या किया, UNSC के उस टाइम के जो इम्पोर्टेंट जो चेयरमैन थे,
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक काउंसिल को इनवाइट किया आउट ऑफ द यूएनएससी प्लेटफॉर्म। अब उनका नाम था डिगो अरिया, और तब से जितनी भी इनफॉर्मल मीटिंग्स होने लगी हैं उसको अरिया फार्मूला के नाम से जाना जाने लगा है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता था, यूएनएससी में सिर्फ मेंबर्स ही बैठ सकते थे। तो अब कोई मेंबर नहीं है और कोई इंडिविजुअल है, तो उसको यूएनएससी की मीटिंग में कैसे बिठाएं, ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था, अलाउड नहीं था। तो इसलिए ऑफ द प्रॉपर सेटअप एक मीटिंग रखी गई जिसको इनफॉर्मल मीटिंग कहा गया। उसमें मिस्टर अरिया ने उसको सजेस्ट किया और तब से ये अरिया फार्मूला के नाम से जाने जाने लगी है। तो बहुत सिंपल है, अरिया फार्मूला समझ जाना कि एक यूएनएससी की इनफॉर्मल मीटिंग की बात करता है। चलते हैं आगे 59 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिटमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2020। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, सिंगापुर, इंडिया, ताइवान की। अंडमान सी में इसको हेल्ड किया जाता है और एक्सरसाइज इट इज़ इन लाइन विद द इंडियाज सागर विजन। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। सिंपल है, देखो ये सिंगापुर, इंडिया, ताइवान की एक्सरसाइज नहीं है, ये सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिटमेक्स सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड की एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। SIT सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, M फॉर मैरीटाइम, E फॉर एक्सरसाइज। इसको अंडमान सी में कंक्लूड किया गया था। इसको एनुअली किया जाता है। पहला एडिशन इसका इंडियन नेवी ने होस्ट किया था जो पोर्ट ब्लेयर पे हुआ था। ये इंडिया का जो सागर इनिशिएटिव है उसी का पार्ट है। इसके अलावा इंडिया थाईलैंड की कुछ एक्सरसाइजेस, मैत्री आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया थाईलैंड के बीच में, CM भारत एयरफोर्स एक्सरसाइज है, इंडो थाई कॉर्पैट एक नेवी एक्सरसाइज है, इंडिया सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र है, ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है, और सिम्बेक्स जो अभी आपने नेवी एक्सरसाइज को देखा मैरीटाइम। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। चलते हैं क्वेश्चन 60 की तरफ। रिसेंटली पुत्रराज्य विजन 2040 इसको अडॉप्ट किया गया था। आपको बताना है पुत्रराज्य विजन कौन सी समिट में साइन किया गया। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी लिया, आपको याद होगा। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC का ये पार्ट है। अब देखो एक वर्चुअल मीटिंग हुई 21 मेंबर्स की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम, ये हेल्ड किया गया था। इसमें पुत्रराज्य विजन 2040 आया। ये एक नया 20 साल का ग्रोथ विजन की बात हुई जिसने बोगोर गोल्स को रिप्लेस किया। बोगोर गोल्स क्या आते हैं? बोगोर गोल्स ओपन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इंडोनेशिया के बोगोर टाउन में 1994 में। आइडिया यही था कि एशिया पैसिफिक में फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, इससे रीजनल डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पे ही 21 मेंबर APEC ने इसको पुत्रराज्य विजन को साइन किया। अब आपको बताना है, आपको देखना है कि इंडिया क्या इसका मेंबर है, इंडिया APEC का मेंबर नहीं है। इंडिया ने मेंबरशिप की रिक्वेस्ट की थी, हमने लास्ट वीक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बात आती है एशिया पैसिफिक की, तो इंडिया पैसिफिक का पार्ट नहीं है। यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं मेजरली वो APEC में वो सब पैसिफिक ओशन के आसपास या एशिया की हैं। इंडिया एशिया में तो आएगा पर पैसिफिक के बॉर्डर पे नहीं आएगा, तो इस वजह से इंडिया को अभी तक अलाउ नहीं किया गया। अब बाकी USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी तो सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को ऑब्जर्वर की तरह तो इनवाइट कर लिया जाता है पर मेंबरशिप अभी तक नहीं दी गई है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे फिर से अगले सेशन में, सेट 7 में आगे के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पुराने सेशंस देखते रहिए, रिवीजन करिए, PDFs को डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।